चलिए, नॉर्मल रेजिडेंट टॉपिक, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, या तो इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, हु ऑर्डरली रेजिडेंट in India, resident in India, and whose center of economic interest lie in the country. इकोनॉमिक, एक तो उस कंट्री में रहता है और साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में लाई करता है. नॉर्मल रेजिडेंट include both individual या इंस्टीट्यूशंस. सर हाँ जी, बोलो. सर हु और के बाद क्या लिखा है? कौन सा वाला? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन फर्स्ट द लाइन कंट्री पे refers to an individual, institutions who ordinarily resident in India and whose center of economic interest lie in the country. और नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कौन कौन होता है? ठीक है एक सर. इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन. The following are not included in normal resident. चलिए, पहला, foreigner and visitors. Foreigner and visitors who visit in a country for recreation, medical, हॉलीडेज के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, स्टडी, पढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स या कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा. बेटे साथ साथ इसको देखते ही आपको बेटा लर्न होना चाहिए. साथ साथ बहुत इजी है. फॉरेनर्स या विजिटर्स हु विजिट इन ए कंट्री फॉर रिक्रिएशन, एनआरआई बिल्कुल कह सकते हो. मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉलीडे पर्पस के लिए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सेट्रा. इन सबको कंसीडर नहीं किया जाता नॉर्मल रेजिडेंट. चलिए फटाफट नोट करिए. पॉइंट नंबर 2. आज फिर दोबारा एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद फिर आपको फिर कल वाले क्वेश्चनों की जैसे प्रैक्टिस अलग से क्वेश्चन पे. दूसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी
बेटा शिवम, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। बेटा कल अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और आपने ज्वाइन नहीं करी क्लास। सर कल नेटवर्क नहीं आ रहा था। बेटा ठीक है, आई एग्री, आजकल होता है ऐसा, मगर आपको मैंने बता दिया है कि नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो गया है गुडविल, तो आपकी एक क्लास मिस हो गई है, तो आप आज रीज्वाइन करना और कल की क्लास का वीडियो देख लेना, नहीं तो ये चैप्टर भी आपका मिस हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हुआ 7 o'clock, ठीक है? ओके सर। ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स diplomats, official diplomats and member of the armed forces and members of the armed forces of a foreign country, of a foreign country located in a given country. चलिए, जो बाहर से आते हैं कोई भी, वो भी इंडिया के इस नॉर्मल रेसिडेंट में कंसीडर नहीं होते। एम्बेसी में रह रहे हैं, कोई यूएस की एम्बेसी हो गई, किसी और की एम्बेसी हो गई, डिप्लोमेट्स हो गए, मेंबर हो गए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट के क्राइटेरिया में नहीं आते, वो इंडियन सिटीजन सर नहीं कहलाते। हाँ जी बोलिए। सर, अगर यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है तो उसके अंदर जो इंडियन स्टाफ होगा वो काउंट होगा नॉर्मल रेजिडेंट में? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझे ना बात? क्योंकि उनको जितनी भी सैलरी या बाकी चीजें सारी दी जा रही हैं वो इंडिया से जाएगा सारा। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं और रिटायर हो गया हूं और मैं अपने बच्चों के साथ चला गया हूं कनाडा, और मेरी जो जॉब थी वो पेंशनेबल जॉब थी, तो मुझे पेंशन मिलेगी टिल डेथ। तो इंडिया से मुझे पेंशन जाएगी कनाडा, और वो जो इनकम होगी वो इंडियन इनकम कहलाएगी और वो पैसा नेशनल इनकम में ऐड होगा। समझे मेरी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है और वो वहां पे मेंबर्स रह रहे हैं तो वो उस कंट्री को बिलोंग करेंगे, मगर अगर हमारी एम्बेसी किसी और कंट्री में है तो वहां पे जो सिटीजन्स रह रहे हैं इंडिया के एम्बेसी में, और वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होंगे। आयुष अब बोल। सर जैसे वो इंडिया में कोई WHO का ऑफिस है जैसे, तो उसमें अगर कोई इंडियन बंदा काम कर रहा है तो वो तो रेजिडेंट होगा ना? ना, नहीं, क्योंकि WHO का जो होगा वो तो उसको जो सैलरी या कुछ है वो तो वहीं से मिल रही है, इंडिया से थोड़ी मिल रही है। सर पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही है ना? इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो उसका WHO के साथ है, जहां पे वो है मेन हेड, इंडिया के साथ थोड़ी है। अब WHO है, उसके अंदर कोई ना कोई तो इंडियन होगा, 100% होगा, और वो वहां पे एम्प्लॉय है, तो कौन उसको दे रहा है? मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाई, जो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कहां पे लाई करता है, और इकोनॉमिक का मतलब क्या है? पैसा। तो वो कहां हमारा इंटरेस्ट कर रहा है? तो हम तो WHO में काम कर रहे हैं, वो जहां मर्जी हो, जिस मर्जी कंट्री में हो, तो वो उसी को बिलोंग करेगा जहां पे वो मेन हेड ऑफिस है। अच्छा सर, वो समझा? मैम ये बोल रही थी कि अगर वो हमारी कंट्री में ऑफिस, अगर उसमें इंडियन स्टाफ है तो वो रेजिडेंट होगा। बेटे इंडियन स्टाफ रेजिडेंट होगा, मगर सैलरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? इंडिया थोड़ी उसको सैलरी दे रहा है। हाँ सर। फिर
वही बात है है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपने लाइन अंडरलाइन कर लो, डेफिनेशन के रूप में थी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चलिए थर्ड पॉइंट, वही तेरी वाली बात लिख दी मैंने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सर। like WHO, United Nation Organization, UNO, are not considered, देख ले बेटा, are not considered as normal resident of a country, normal resident of a country in which, देख ले बेटे वही लाइन, in which they operate, ये आयुष जो तू पूछ रहा था, in which they हाँ सर। operate, fourth point, employees of international ऑर्गेनाइजेशन। आयुष इसकी और एक्सटेंशन देख ले, ठीक है सर। जो तेरी मैम ने भी बोला था, इसकी और एक्सटेंशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड as resident of the country, are considered resident of the country to which they belong। अगर WHO यहीं पे ऑफिस खोलती है और साथ में यहीं के एम्प्लॉयज को अपॉइंट करती है, ब्रांच खोलती है, तो फिर ये हमारी कंट्री को ही बिलोंग करेंगे, नॉट द इंटरनेशनल एरिया। हाँ सर, मैं ये वाला कहना चाह रहा था कि WHO का जैसे कोई ऑफिस इधर खुलता है तो उसमें इधर के और employee हमारे कंट्री के मेंबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, तो हाँ, फिर तो यहीं पे हमारे बिलोंग कंट्री किया के जाएगा। कह रहा हूँ। जैसे आप ये ठीक है ले सर। सकते हो, सुनो, ऐसे आप ले सकते हो हाँ सर। बर्गर किंग, पिज्जा हट, ये सारी बाहर की जगहें हैं और यहाँ पे सारे हमारे जो हैं वर्क कर रहे हैं, तो वो इंडिया को ही बिलोंग कर रहे हैं, वही कंसेप्ट हो गया। क्रू मेंबर, मैं सर ये चौथा वाला पॉइंट ही कहना चाह रहा था, वो शायद मैं समझा नहीं पाया था उस वक्त। ठीक है, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, foreign vessels, commercial travelers, and seasonal workers। border workers, इधर इधर बेटा बॉर्डर वर्कर क्या होता है, काव्या, निखिल, बॉर्डर वर्कर क्या होता है बेटा? सर जो बॉर्डर पे काम करते हैं। हाँ जी बेटा बताइए,
मृदुल, मानसवी, शिवम, सर जो बॉर्डर पे काम करते हैं ऐसे हो गया क्या? हाँ उसी को ही बोलते हैं बॉर्डर वर्कर आर दोज हु लिव नियर द इंटरनेशनल border and cross the border on a regular basis. Cross the border on a regular basis. सर ऐसे रोज रोज अलाउ हो जाता है बॉर्डर क्रॉस करना? बेटे काम के चक्कर में वो चले जाते हैं अच्छा। टू वर्क, वो काम के चक्कर में चले जाते हैं टू वर्क इन द अदर कंट्री. इन द अदर कंट्री. काम के चक्कर में चले जाते हैं. दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट. normal resident where they live and जहां पे रहते हैं and not where they work. not where they work. चलिए 6 पॉइंट्स थे. फटाफट बेटा एक बार बोल दीजिए और उसके बाद स्टार्ट करूं न्यूमेरिकल पोर्शन. सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए बेटा, सिर्फ 2 क्वेश्चन या 2 क्लासें. चलिए निखिल पहला पॉइंट बोलिए बेटा. निखिल फर्स्ट पॉइंट बोलिए. आयुष फर्स्ट पॉइंट बोलिए बेटा. बोलता हूँ सर. Foreigners and visitors who visit in a country for recreation, medical, holidays, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा. हाँ स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा. मृदुल सेकंड बोलिए बेटा. सर उसमें स्टडी भी Foreign staff of embassy, embassies, officials, diplomats, and member of the armed forces of a foreign country located in a given country. तो वो भी कंसीडर नहीं होंगे. इधर मानसवी थर्ड बोलिए जो स्क्रीन पे बोर्ड पे दिख रहा है आपको. सर इंटरनेशनल. सर निखिल की आवाज नहीं आ रही सर, वो रिजॉइन. अच्छा ठीक है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलिए. लाइक international organization like WHO, UNO, etc. are not considered as normal resident of a country in which they operate. ठीक है. चल बेटा काव्या बोल बेटा अगला. काव्या थर्ड फोर्थ बोली. Employees of the international organization are considered as the resident of a country to which they belong and not the international area. चल बेटा शिवम फिफ्थ बोल दे बच्चे. चलिए बेटा फिफ्थ बोल दो. सर अब आवाज आ रही है? हाँ अब निखिल फिफ्थ बोल दे बेटा पॉइंट. Crew members of the foreign vessels, foreign vessels, commercial travelers and seasonal workers. सिक्स्थ भी बोल दे बेटा. Border workers are those who live near the international border and cross the border on a regular basis.
to work in the other country, they are treated as normal residents where they live and not where they work. ठीक है, मतलब जहां वो रहते हैं उसके हिसाब से इनको नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा, ना कि जहां पे वो काम करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है बेटा, चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन बेटा स्टार्ट कर रहा हूं इसका मैं, जो मैंने कल आपको करवाया था। चलिए स्टार्ट करें बच्चे। फिर वही वैल्यू एडेड वाले ना? हाँ बेटा वही मेन है, क्योंकि वही अलग से रह गए हैं, बाकी तो मैंने हर टाइप के करा दिए। और आज मैं आपको तीनों पीडीएफ भेज दूंगा इकोनॉमिक्स की, तीनों। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, अगर आप करेंगे तो बहुत है। और मेरे ख्याल में 100 पेजेस बनेंगे पीडीएफ की सबके मिलाकर। 100 पेजेस, इतना बड़ा चैप्टर था ये वाला। सर हमारी मैम ने बोला है मिड टर्म में इंडियन इकोनॉमी के 7 चैप्टर आएंगे। ओहो, बहुत ज्यादा है। और मैम ने 5 करवा भी दिए। बेटा वो फिर वो पढ़ा नहीं रही, और इतनी जल्दी हो नहीं सकते 5। जब सर, मैं अभी आपको तो पढ़ाना सर मैम पढ़ी है ना, सर 2 उससे दिन में पहले हो चैप्टर गई। खत्म हो रहा है सर, अभी तो मैम खत्म ही कर दिया सीधा चैप्टर। बेटा मैम फिर पढ़ा नहीं रही बेटा, वो सिर्फ भगा रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं जितना करा सकूं। आपका एग्जाम तो जुलाई अगस्त में ही होगा। सर सितंबर। जुलाई और का तो अभी सितंबर- कोई आया ही नहीं एग्जाम। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा काफी चैप्टर हो जाए। मगर मैम ये 7 चैप्टर कराने के बाद क्या करेगी? सर 1-2 चैप्टर इसके कराएंगे मैक्रो के। अच्छा, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। फर्म ए और बी, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए, बाय फर्म ए 8,000 रुपीज। हाँ जी, हमारे भी मिड टर्म में 6 चैप्टर आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई में। बात नहीं बेटा, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी ज्यादा करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 2000। परचेज, परचेज बाय फर्म ए ₹400। सेल बाय फर्म बी, $2940। परचेज बाय फर्म बी $1,600। चलिए बेटा, इधर मृदुल, ये पहला वाला बेटा ए को बिलोंग करता है, सारा का सारा ए को, और ये सेकंड वाला जो है वो बी को बिलोंग करता है। चलिए बताइए वैल्यू एडेड कैसे आएगा इसका बेटा? मृदुल इधर देखो बेटा, सेल और लिखा क्या है वर्ड? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक सेल कर रहा है बेटा, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में सेल कर रहा है, तो ये कंसीडर होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में। फिर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब मैं बाहर बेच रहा हूं, बाहर, तो इसका मतलब ये भी सेल का पार्ट है 2000। फिर कह रहा है जी मैंने परचेज किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होगा। बिल्कुल, आंसर इज 9600, 9600 रुपए, सीधा डायरेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना बेटा, डोमेस्टिक सेल को भी कंसीडर करना है और एक्सपोर्ट को। और अगर मृदुल, अगर बाई चांस गिवन आता ये सेल वर्ड, इधर आयुष ये सेल आता वर्ड, हाँ तो सर, हम ये लिखते, अज्यूम करते, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 2000 इज ए पार्ट ऑफ सेल। ये जो एक्सपोर्ट का अमाउंट है वो इस सेल के अंदर है, अलग से हमने ऐड नहीं करना। मगर ये डोमेस्टिक वर्ड आ गया है, सर, इस वजह से अलग से ऐड करना है, ये जो ध्यान रखना एक्सपोर्ट है है वो बेटा। ऐड नहीं होगा फिर? ना, नहीं होगा। ठीक है, ठीक है।
अगर डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा तो फिर नहीं होगा बेटा। फर्म बी सेल, ये तो सिंपल ही है, 2940 माइनस 1600 1340। बेटा ये छोटी छोटी बातें ना वहां एग्जाम्स में आती हैं और ये तंग करती हैं। कभी अगर यहाँ वर्ड आ गया सेल और साथ में एक्सपोर्ट आ गया, तो एक्सपोर्ट बाय फर्म ए इज ए पार्ट ऑफ सेल, सेल का पार्ट है, डोमेस्टिक ठीक नहीं है लिखा सर। हुआ, ये ध्यान रखना है सर्कल वाला। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट gross value added at MP and national income, NNP at FC। चलिए गिवन क्या क्या है, NFIA 20, सेल बाय फर्म ए सेल बाय फर्म ए 500 एंड बाय बी 600। 500 की इसने बेची है, 600 की बी ने बेची है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ए एंड बी ₹80। सर NFIA का अमाउंट क्या है? चलिए बेटा आवाज क्लियर है? यस सर। किसी का फिर यस सर। कॉल बजा हुआ है यार। डेप्रिसिएशन बाय ए एंड बी 30, ए एंड बी 30, एक्सपोर्ट बाय ए 45, बाय ए 45, change in stock of A 10, change in stock of firm A 10 10 और B का -10 एंड फर्म B का -10। इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म ए और फर्म बी 200 और 300। चलिए निकालिए आंसर बेटा पूरा टोटल। पहले वैल्यू एडिड निकालिए पूरा और उसके बाद आपको निकालना है NNP एट FC, मतलब नेशनल इनकम। सर हाँ जी बोलो। सर इस वाले में भी हम एक्सपोर्ट ऐड करेंगे? ना, मैंने आपको वर्ड दिया है सेल और ये गिवन है एक्सपोर्ट, इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है सर। समझा? फॉर्म पर ए, इधर चेंज इन स्टॉक तो ऐड होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, उससे क्या मतलब है उसका। चलिए वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP फॉर्म ए, सेल है 500 500, चेंज इन स्टॉक 10, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, 310 रुपए। अब फॉर्म बी,
वैल्यू एडेड 600 600 -10 और ये -300 290 290 आ गया बेटा। चलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, फर्म ए और फर्म बी 310 और 290 600। इसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, माइनस कर दिया एनआईटी, तो आपके पास डेप्रिसिएशन है 30 और एनआईटी 80 490। ये आ गया आपका एनडीपी एट एफसी। इसमें आपने एनएफआईए प्लस कर दिया 20, सर 510। बिल्कुल एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम। चलिए बेटा आया समझ, बताइए। Yes, sir. अब तो ये भी आ Yes, गया sir. concept। हाँ सर। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसमें चीजें अलग अलग हैं, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। बस ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो गया, सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो 2 क्वेश्चंस कराने हैं थियोरेटिकल के, प्रिकॉशंस और डबल काउंटिंग, और फिर ये चैप्टर पूरा खत्म। न्यूमेरिकल्स भी बहुत कराए हैं प्रैक्टिस में, साथ में आपको थ्योरी भी बहुत कराई है, और काफी क्लासेस हो चुकी हैं इस चैप्टर की। और फिर रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन, इसकी कम से कम वेटेज है ना करते भी 13 से 16 नंबर के बीच की, आउट ऑफ 40 में से आएगा ये, बहुत बड़ी वेटेज है। एक इसकी और एक थर्ड चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 चैप्टर। सर आप तो 9 मार्क्स कह रहे थे। बेटे 9 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल आने हैं। अच्छा, टोटल हाँ। 13-14 मार्क्स का आएगा। कम से कम आएगा 13-14 नंबर का। आपको पूरे पेपर में मैक्रो के अंदर सिर्फ अच्छा। 2 ही चैप्टर, सिर्फ सर आप म्यूट हो गए हो। अब ठीक है हाँ हाँ जी। सर। हाँ सर। यार, वो आज कॉल आ रही है बीच में। सर चलिए। आप क्या बता रहे थे मैक्रो के अंदर? बेटा मैक्रो में मैं ये बता रहा था, 2 चैप्टर हैं, सिर्फ आपको वही दिखेंगे पूरे 40 मार्क्स में। एक आपका ये नेशनल इनकम दिखेगा और एक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप ये देखिए ना, 2 चैप्टर्स की वेटेज है कम से कम 25 to 30 मार्क्स, तो बाकी रह क्या गया, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के बस। ठीक है। चलिए कैलकुलेट द वैल्यू एडेड फॉर्म ए, फॉर्म बी, परचेज बाय फर्म ए, परचेज बाय फर्म ए from rest of the world, from rest of the world amount 30, sale by firm B 90, purchase by firm A from firm B rupees 50, sale by firm A 110, export by firm A 30,
फर्म ए 30, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 35, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 20, purchase by firm B from A 50। चलिए निकालिए। सर इधर जैसे ए ने बी को सेल किया है कुछ, वो डोमेस्टिक सेल होएगी या फिर ना ना सिंपल ना ना, सेल होएगी? टोटल सेल, टोटल सेल। तो इसका मतलब जो एक्सपोर्ट वाला है ये कंसीडर नहीं होगा, समझा? फिर दोबारा है आप सर। 90 ही लेंगे, आप सिर्फ मैं 90। वो उसके वजह से कह रहा था ना, लास्ट में जो आपने लिखा है हाँ वो लेंगे ना सर सेलिंग में, तो परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए, वो एक तो आएगा ही मिनट में तो आएगा बेटा। सेलिंग में आया ना 50 रुपए साथ में। अभी आप खुद सोचोगे, और उसी परचेज का पूछ रहा बाय था वो फर्म ए डोमेस्टिक फ्रॉम में फर्म आएगा बी। या फिर सिंपल में आएगा, आप पहले सोचो कैसे करना है। ठीक है सर। निकालिए आंसर बेटा ये वाला। लैंग्वेज प्रॉब्लम दी है मैंने, एक इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है। निकला बेटा किसी का आंसर बताइए। सर फॉर्म ए का निकल गया। क्या आ रहा है? सर फॉर्म ए का आ रहा है 65 रुपए। और किसी का? बताइए बेटा, निखिल, काव्या, क्या हुआ बच्चे? चलिए स्टार्ट करूं मैं। मृदुल, नहीं हुआ? फॉर्म ए, वैल्यू एडेड। चल मृदुल बता बेटा। सेल बाय सर फर्म फॉर्म ए, बी का भी आ गया। ठीक है अब मिलाते हैं। सेल बाय फर्म ए 110, सेल बाय फर्म ए 110, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है बेटा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब 20 माइनस 35। तो ये बन गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर इधर वो भी ऐड होएगा 50 रुपीज लास्ट में बेटा जो है। बताता हूं अभी मैं, इसकी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। परचेस फ्रॉम फर्म बी, इसका हाँ मतलब सर। क्या है?
ये मत देखिए बाय ए, आप ये देखिए ए ने बी से खरीदा है सर मैं लास्ट लाइन कह रहा हूँ। फ्रॉम बी, परचेज फ्रॉम फर्म बी। दूसरा, परचेज फ्रॉम ए, परचेज फ्रॉम ए। इधर बेटा, अब सुन इधर आयुष, यहां पे वर्ड लिखा हाँ है सर। सेल बाय फर्म ए। जो हाँ सर। फर्म ए है उसने टोटल सेल करी है 110। हाँ तो सर। इसका मतलब ये जो 50 है वो इसमें इंक्लूड है, अच्छा, समझा? इंक्लूडेड है। बाय फर्म ए 110 और जो ये वाला है ठीक है सर। ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो चलिए माइनस करें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50। अब क्या आ रहा है बोलो? 130 माइनस 85, ये आ गया आपका 45। दोबारा सुन लीजिए बेटा, नोट लिख देता हूं। परचेज फ्रॉम बी, दैट मीन्स सर हाँ जी। सर इधर 130 कैसे आ गया? 20 माइनस 35 तो पहले अलग से करेंगे ना, चेंज इन स्टॉक। तो बेटा अभी कितना अमाउंट आएगा देख, -15 और हाँ -50 कितना हुआ? बात तो सर एक ही वो, है, अच्छा बात तो एक ही आएगी, ठीक है सर। ठीक है ना? परचेज फ्रॉम फर्म बी 50, या फिर मैं इसमें लिखता हूं सोल्ड बाय ए टू बी, सोल्ड बाय ए टू बी, या फिर सोल्ड बाय बी टू ए। बी टू ए ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल। अब ध्यान रहेगा कि हमने क्या किया इसका ट्रीटमेंट। सर ये चलिए। फर्स्ट लाइन नहीं लेंगे क्या हम, परचेज वाली? एक ही चीज है बेटा, बात तो एक ही चीज है ना। यहां पे अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो ये उसमें ऐड नहीं होगा, ये वाली जो मैं सोल्ड कर रहा हूं तो ये उसमें ऐड नहीं होगा। सर नहीं, मैं वो 30 रुपीज वाली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली का कौन कह सी? रहा हूँ, फर्स्ट सबसे शुरू में। अच्छा, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, परचेज किया था हमने, हाँ 30 भी रह गया, ठीक कह रहा है। हाँ सर। 15। चलिए दूसरा फॉर्म बी का आंसर निकालिए। फॉर्म बी, चल बेटा बोल, फॉर्म बी का सेल क्या है? 90 की सेल। चेंज इन स्टॉक 20 माइनस 30, 20 माइनस 30। और कुछ रह गया? परचेज है इसके अंदर बेटा? नहीं सर। सर शायद ये रहा परचेज बेटा। हाँ सर, Purchase from 50 A, रुपए 50। तो कितना आ 30 रहा है रुपीज निखिल? आएगा। कितना? 30 30 30। 110 माइनस 80, 30, ये हो गया। तो इसका 15 और इसका 30, और अगर टोटल करने के लिए जाऊंगा तो 45। बहुत साल पहले ये क्वेश्चंस आते थे, मगर आजकल तो अब नेशनल इनकम के, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर जीडीपी एट एनपी, उनको देखा जाता है। वैल्यू एडिड के ऊपर क्वेश्चन कम आते आजकल, 10 साल पहले आते थे। तो ये बड़े पुराने क्वेश्चन है, मतलब लगा लो आज से 10 साल पहले के क्वेश्चन है। बुक्स में भी बहुत कम मिलेंगे, एक एक दो क्वेश्चन मिलेगा, मगर यही है कि कहीं रिपीट ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे बेटा। चलिए शिवम बेटा नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन करियो, मेरी अगर आवाज आ रही है बच्चे। चलिए वाइंड अप कर रहा हूं बेटा।